आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो आरबीएससी सिलेबस की क्लासेस चल रही थी उसमें अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आज चैप्टर 5 की अपन बात करेंगे। अपने चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था जो 2003 में आया हुआ आप लोगों का एग्जाम के क्वेश्चन है। उस होमवर्क को हम लोग यहाँ एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या था आप लोगों के होमवर्क, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्या था वो, दिए गए परिपथ में अपने पास में एक परिपथ दिया गया है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए पर विभव 100 वोल्ट है। आप लोगों को विभव दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। तो बिंदु बी पर ए पर 100 वोल्ट दे रखा है, तो बिंदु बी पर विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना कीजिए। और आपके पास में एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें ये बिंदु आप लोगों के ए है, ये बिंदु आप लोगों का बी है, ये दो संधारित्र आप लोगों के दे रखे हैं। ये स्थिति बन रही है, ये बिंदु है सी जिसको भूसंपर्कित करवा रखा है। ठीक है, अपने पास में इसका मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलम, ये 2 माइक्रोफेरड, इसका मान 2 माइक्रोफेरड, इसका मान दे रखा है 2 माइक्रोफेरड और इसका मान दे रखा है 1 माइक्रोफेरड। इस प्रकार से आप लोगों के या एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें यहाँ पर VA का मान कितना है, 100 वोल्ट है। एक चीज देखना, अपन बात कर रहे हैं यहाँ इस बिंदु पर VC पर विभव का मान कितना होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये पृथ्वी से भू संपर्कित है और पृथ्वी के विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। आप लोग यहाँ ज्ञात करेंगे VAC, तो VAC क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0, तो कितना हो गया आप लोगों के 100 वोल्ट। क्लियर। अपने को क्या करना है, बी बिंदु पर ज्ञात करना है। बी बिंदु पर ज्ञात करना है तो अपन VBC ज्ञात कर लेंगे। देखो VBC आप लोगों के पास में यहाँ ज्ञात करना है, क्योंकि बी बिंदु पर अपने को ज्ञात करना है, सी बिंदु पर 0 होता है, तो जो बी बिंदु पर प्राप्त होगा वही क्या होगा, VBC होगा। ठीक है, अब अपने को VAC और चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है VAC बराबर, VAC जो है ये 2 भागों में डिवाइड है, एक तो VAB प्लस VBC। यदि अपने को VAC का मान दे रखा है, VAB का मान यदि आप लोगों को ज्ञात हो तो हम VBC का मान ज्ञात कर सकते हैं। VBC का मान ही हमें ज्ञात करना होता है, तो हम VAB का मान ज्ञात कर लेंगे। VAB का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने पास में VAB कैसे आएगा, V बराबर Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C, और CB कौन सा होगा आप लोगों के पास में, AB। मतलब यहाँ आप लोगों के पास में धारिता क्या है, 2 माइक्रोफेरड। लेकिन Q चाहिए, Q जो है वो आप लोगों के A से लेके C तक का टोटल Q चाहिए, तो अपने को Q ज्ञात करना है। तो Q ज्ञात करने के लिए आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर आप लोगों के क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। C आप लोगों के यहाँ से लेके वहाँ A से लेके C तक की तुल्य धारिता होगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC। और ये जो आप लोगों के पास में V है, इस V का मान आप लोगों के दे रखा है VAC। VAC का मान ऑलरेडी आप लोगों को पता है कितना होता है, VAC 100 वोल्ट दे रखा है। अपन ये CAC ज्ञात कर लेंगे। CAC क्या है, तुल्य धारिता, A व C बिंदु की तुल्य धारिता है। क्या है ये, तुल्य धारिता। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो तुल्य धारिता। तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले इन दोनों
संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? दोनों जुड़े हुए हैं आप लोगों के श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/c डैश इक्वल 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1/1, यानी कि c डैश इक्वल 1 माइक्रोफेरड। तो यहाँ आप लोगों के पास में जो तुल्य मान आएगा वो कितना आएगा? 1 माइक्रोफेरड। ये आप लोगों के पास में हो गया c डैश। अब इन दोनों का आप लोग परिणामी निकालेंगे, यहाँ तुल्य मान निकालेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? c डबल डैश इक्वल ये 1 माइक्रोफेरड और ये 1 माइक्रोफेरड, यानी कि 2 माइक्रोफेरड। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के? यहाँ ये जो पूरा मान है ये कितना हो गया? 2 माइक्रोफेरड। 2 माइक्रोफेरड। यहाँ तक क्लियर? फिर ये और ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य आप लोगों की धारिता ज्ञात करनी है। तो CAC बराबर तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए दोनों कौन से क्रम में है? आप लोगों के श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो आप लोगों को पता है 1/2 प्लस 1/2। तो ये आप लोगों के CAC 1 माइक्रोफेरड, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये जो आप लोगों के 1 माइक्रोफेरड है ये आप लोगों के पास में CAC आ गया, तो मैं यहाँ CAC का मान रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा देखना यहाँ पे, Q इक्वल CAC का मान कितना है? 1 माइक्रोफेरड है। चलो, और ये आप लोगों के पास में VAC का मान कितना आ गया? 100 आ गया। तो ये आप लोगों के पास में कितना आएगा? 100 माइक्रोकुलाम। Q का मान कितना आएगा? 100 माइक्रोकुलाम। तो इस Q के मान को अपन यहाँ रख देंगे। Q के मान को यहाँ रखते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, देखना VAB दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे शायद, ठीक है? नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, ये वाला मान भी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, और ये वाला मान ये आप लोगों के VAB दिख रहा है। चलो फिर अपन देखते हैं, आप लोगों के पास में VAB है। Q का मान आप लोग कितना आ गया? 100 माइक्रोकुलाम। और CAB का मान आप लोग के, ये आप लोगों के CAB का मान आप लोगों के दे रखा है, A से लेके B तक CAB कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफेरड। तो कितना हो गया? 50। देखो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, और 50 वोल्ट। इसका मतलब आप लोगों के पास में VAB का मान कितना आ गया? 50 वोल्ट। VAC का मान है 100 वोल्ट। तो अपन VBC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ। अपने पास में VAC बराबर VAB प्लस VBC, ठीक है? और अपने को VBC ज्ञात करना है, तो VAC माइनस VAB, और VAC का मान कितना दे रखा है? 2, ये 100 दे रखा है, इसका 50 यानी कि 50 वोल्ट। तो आप लोगों के पास में VBC बराबर कितना हो गया? 50 वोल्ट। और B बिंदु पर कितना विभव आ रहा है आप लोगों के? B बिंदु पर विभव आप लोगों के आ रहा है 50 वोल्ट, जो आप लोगों का आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक घर पे करने के लिए आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, उसमें आप लोगों के पास में देखो A बिंदु पर विभव दे रखा था, कितना दे रखा था? 100 वोल्ट दे रखा था, ठीक है? B बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। B बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए अपन एक देखते हैं, ये जो नेटवर्क आप लोगों को दे रखा है उसमें 2 माइक्रोफेरड का मान दे रखा है, और ये 2 माइक्रोफेरड 1 माइक्रोफेरड। आप लोगों की ये जो स्थिति बनती है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम अपना तुल्य धारिता है। ये तो मैंने इस प्रकार से सीक्वेंस से कराया कि आपको क्या ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं उसमें किस चीज़ की कमी है उसका मान ज्ञात करो। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये वाला मान आप लोगों को चाहिए, VBC अपने को ज्ञात करना है, ये दोनों के मान चाहिए। इसका मान आप लोगों को पता है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में आप लोगों को CAB का मान ज्ञात है, लेकिन Q का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आप लोगों के ये Q का मान ज्ञात किया जा सके। देखो VAC का मान आप लोगों के VAC का मान दे रखा है, लेकिन CAC का मान नहीं दे रखा। CAC का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाली एक टेक्निक अपनाते हैं, ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। CAC का मतलब होता है A और C बिंदु की तुल्य धारिता।
ए और सी बिंदु के मध्य की जो तुल्य धारिता है, इस तुल्य धारिता को हम लोग यहाँ CAC के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर आप लोगों के पास में ये स्थिति बन रही है, तो अपने पास में देखो यहाँ दो ऐसे संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये तो मैंने बाद में आप लोगों के बनाया है, ये तो सीधी है। ये आप लोगों के पास में दो संधारित्र हैं, इन दोनों संधारित्रों को हम लोग काम में ले रहे हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो आप लोगों के ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, जिससे आप लोगों के पास में कितना आ गया, तुल्य धारिता का मान 1 माइक्रोफेरेड, जिसको मैंने यहाँ आप लोगों के C डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपनी स्थिति क्या बताती है कि अपने पास में जो C डैश आया है वो C डैश 1 माइक्रोफेरेड, और पहले से आप लोगों के परिपथ में जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों के मध्य आप लोग तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं, तो तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं, दोनों कौन से क्रम में है, आप लोगों के दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो दोनों एक एक माना आप लोगों के जुड़ गए, और कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनती है, इसके लिए आप लोगों के यहाँ एक तुल्य धारिता प्राप्त होगी जो कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ 2 माइक्रोफेरेड, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए अपन फिर ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, या आप लोगों की 1 माइक्रोफेरेड आ गया, तो इसका मान आप लोग यहाँ रखेंगे तो Q का मान आ गया, जो ये आ गया। Q का मान आप लोग यहाँ रखेंगे तो आप लोग के पास में VAB का मान आ गया, VAB का मान आप लोग यहाँ रखेंगे तो आप लोगों के पास में VBC का मान आ गया, जो ये है, जो कितना आया 50 वोल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आप लोगों के पास में अगला जो चैप्टर आता है वो चैप्टर आप लोगों का 5th है, RBC के अनुसार, RBC सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का 5th चैप्टर है। और वैसे आप लोगों के यदि NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना चैप्टर 3rd है, चैप्टर 3rd है NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका आप लोगों के नाम है विद्युत धारा, जो RBC में कहा जाता था। अब अपने जो NCERT है उसमें धारा विद्युतिकी, देखो ये आप लोगों के पास में चैप्टर है जिसके अपन क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन चाहे NCERT हो चाहे RBC हो, लेवल एक ही है, बस आप लोगों के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे है, जो अपन उसको कॉमन रूप में लेके चलते हैं। तो अपने जो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के दे रखा है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका पहला क्वेश्चन अपने कहता है कि किसी चालक या किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, मतलब आप लोग इससे किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोग के आगे और है वो भी आप लोग देख लो साथ में ही। और किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता उसकी प्रतिरोधकता लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है, यह आप लोगों को बताना है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता,
ये क्या होता है? अपन यदि किसी भी चालक की बात करें तो किसी चालक का मैं यहां आप लोग के लिख दूं, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, और अपन देखेंगे इसे रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर अपन देख लें इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। तो ये इसका मात्रक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीन चीजें करवा दी। प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोधकता एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रतिरोध कार्य करता है उस प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? रो के द्वारा, और यह ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो ये आप लोग के पास में क्वेश्चन का आधा भाग तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपना क्या कहता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, जो अपने पास में प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। मैं लैंग्वेज भी लिखता जाऊं आप लोगों के साथ में। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल 1/A, समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल 1/A, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोग के पास में देखो क्या स्थिति बनती है। फिर अपन आगे चलेंगे तो आप लोग की दोनों समीकरण और एक समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को अपन एक जगह कर देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से R समानुपाती L/A दिख रहा होगा आप लोगों के साइड यहाँ पे। ठीक है, नीचे वो लिख सकता हूं मैं, R बराबर रो L/A। यह आप लोगों के पास में एक समीकरण नंबर 3 आ गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? यहां आप लोगों के पास में एक समानुपाती स्थिरांक आया है जिसको हम लोगों ने रो के रूप में पढ़ा है। तो अपन यहां लिख सकते हैं, यहां रो विशिष्ट प्रतिरोध या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता है। क्या है यहां पे? प्रतिरोधकता। अतः रो बराबर RA/L। यह आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 4। क्या आ गया? ये समीकरण नंबर 4। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, रो का मात्रक निकालते हैं एक बार। रो का मात्रक निकालते देखो, R का क्या हो जाएगा?
अपने पास में यहां रो का मात्रक निकालेंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो का मात्रक निकालेंगे, आर का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर। ये कट गया तो क्या आ गया आप लोगों के, ओम इंटू मीटर, जो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया, यहाँ पे क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आप लोगों के किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा, तांबे के तार में प्रवाहित धारा को समान मोटाई के लोहे के तार में प्रवाहित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन देखेंगे जो आप लोगों के पास में जो अपवहन वेग आ रहा है, उस अपवहन वेग का अपन यहां पे मान निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपवहन वेग जो होता है वो किसका वेग होता है, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है। सबसे पहले आप लोगों के पास में आती है विद्युत धारा। देखो मैं आप लोग की फॉर्मूला निकालना बता दूं एक बार। विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q अपॉन टी। I बराबर क्या होगा, Q अपॉन टी। इलेक्ट्रॉन कहां प्रवाहित होते हैं, आयतन में। इलेक्ट्रॉन कहां प्रवाहित होते हैं, आयतन में। तो आप लोगों के पास में मैं इलेक्ट्रॉन का मान ले सकता हूं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोगों के आवेश जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको n से प्रदर्शित करते हैं, और ये कहां प्रवाहित होता है, आयतन में, यानी कि काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई बटा समय t, ठीक है। चूंकि L बट्टा टी बराबर मैं VD ले लूँ, एकांक समय में लंबाई में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको आप लोग जो तय की गई जो लंबाई होती है, एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है वो वेग के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जैसे अपन वेग के रूप में यहाँ VD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह आप लोग के पास में I इक्वल NEAVD, ठीक है, और VD इक्वल आप लोगों के पास में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, I अपॉन NaNEA। तो ये आप लोगों के पास में हो गया अपवन वेग। अपवन वेग का आप लोगों के पास में फॉर्मूला हो गया I अपॉन NEA। अब देखेंगे यहां I विद्युत धारा नियत है, एक फिक्स मान आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, धारा समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ये आप लोगों के पास में सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत धारा आप लोगों के समान है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों के समान है, और काट क्षेत्रफल समान है, या बोल सकते हैं अपन नियत है तो VD प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास में देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा N। मतलब जो आप लोगों के अपवहन वेग है, यह अपवहन वेग प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो आगे तो देखो आप लोगों के पास में, मैं यहां बात करूं तांबे की तुलना में, तांबे की तुलना में लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अतः अपवहन वेग या अपवाह वेग
अधिक होता है। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति हो गई। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम होती है, इसलिए अपवन वेग का मान अधिक होता है। यह आप लोग के पास में क्या प्रभाव पड़ता है, अपवन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आप लोगों के एक कुंडली दे रखी है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध दे रखा है आप लोगों की 4.2 ओम। कितना दे रखा है? 4.2 ओम है। आगे क्या कह रहा है? पानी में डूबी हुई है। ये कहां डूबी हुई है? पानी में डूबी हुई है। कहां डूबी हुई है? पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो कुंडली में कुल कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ये आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें आप लोगों को दे रखी है हम लोग उनको नोट कर लेते हैं और जो आप लोगों का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले अपने को ज्ञात क्या करना है? ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा के लिए फॉर्मूला होता है H²I²RT/J। ये जूल नियतांक है। ठीक है, जे ये अपन देखेंगे यहाँ पे जो भी मान आएगा वो कैलोरी में आएगा आप लोगों के। अपन आगे देखेंगे कुंडली का प्रतिरोध आप लोगों के दे रखा है कितना? आर का मान दे रखा है 4.2 ओम। कितना दे रखा है? 4.2 ओम। फिर अपन बात करते हैं पानी में डूबी हुई है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? 2 एम्पियर, मतलब आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कितने मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है धारा? तो समय बराबर 10 मिनट। मैं इसको सेकंड में बदल लूं तो 10 को गुणा कर देता हूं 60 से, टोटल 600 सेकंड आ गए। फिर क्या चाहिए आप लोगों को? जे का मान इसमें दे रखा है आप लोगों के क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जे बराबर 4.2 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो आप लोगों के जे का मान ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? जे का मान ऑलरेडी दे रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी। फिर अपन यहाँ मान रखेंगे, मान रखेंगे तो क्या आएगा देखना। आप लोगों के पास में आ रहा है H²I²RT/J। H बराबर I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर। R का मान कितना दे रखा है? 4.2 ओम। टी समय कितना दे रखा है? 600 सेकंड बट्टा जूल में आप लोगों के जूल नियतांक का मान दे रखा है कितना? 4.2 जूल पर केल्विन। ऊपर वाला मान जूल में, नीचे वाला आप लोग जूल पर आप लोगों के कैलोरी में, तो जूल से जूल गया, कैलोरी बच जाएगा। देखो मैं इसको काट दूं तो आप लोगों के काटने पर ये वाला मान इससे कट गया, तो H इक्वल ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 600, तो ये हो गया H इक्वल 2400 कैलोरी। तो आप लोगों के आंसर कितना आ गया?
2400 कैलोरी। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये वाला मान प्राप्त होता है। एक बार रिपीट कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपन इसको रिपीट करेंगे तो देखो आप लोगों के पास में जो मान प्राप्त होगा, आप लोगों के एक कुंडली दे रखी है जिसका प्रतिरोध दे रखा है 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है। इस कुंडली को कहां डुबो रखा है? पानी में। यदि इसमें हम लोग 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और ये विद्युत धारा जो 2 एम्पियर की है ये 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली में कुल कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कुल कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके लिए आप लोगों के ये फॉर्मूला काम में आता है। दिमाग में फीड कर लेना, H बराबर I² RT/J, जे यहाँ जूल नियतांक है। फिर अपन बात करते हैं तो अपने को दे रखा है R यानी कि प्रतिरोध का मान दे रखा है 4.2 ओम, विद्युत धारा दे रखी है 2 एम्पियर, समय आप लोगों को दे रखा है 10 मिनट जिसको सेकंड में बदलेंगे तो आप लोगों के पास में कितना आएगा? 600 सेकंड। जूल नियतांक का मान आप लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी। फिर अपन यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो आप लोगों के पास में देखो क्या होगा, I की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि I² है, R का मान 4.2 दे रखा है, T का मान 600 सेकंड दे रखा है, J का मान 4.2 जूल पर कैलोरी आप लोगों को दे रखा है। देखो 4.2 से 4.2 कैंसिल हो गए, ठीक है, काट दिया इनको। तो आप लोग के देखो 2 का वर्ग है तो कितना हो गया? 4, और ये 600 हो गया। 4 को 600 से गुणा करते हैं तो आप लोगों के पास में कितनी कैलोरी ऊष्मा आती है? 2400 कैलोरी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। तो आप लोगों के इस प्रकार से ये आप लोगों का जो चैप्टर 5th चल रहा है या आप लोगों के NCERT सिलेबस में चैप्टर 3rd जो चल रहा है उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज 3 क्वेश्चन करवा दिए। एक आप लोगों के घर पे दिया हुआ होमवर्क था पीछे वाले वीडियो में जो 2003 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। तो अपने जो चैप्टर 5th के जो क्वेश्चन हैं वो कंटिन्यू हो गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।